Multipliers. How the best leaders make everyone smarter. Book by Liz Wiseman. Introduction. कुछ लीडर्स अपने आसपास के लोगों के इंटेलिजेंस और एबिलिटीज को कम कर देते हैं या उन्हें काम का नहीं समझते। वह अपनी इंटेलिजेंस और सबसे ज्यादा स्मार्ट होने की इच्छा पर फोकस करते हैं। यानी इन लीडर्स के स्मार्ट दिखने के लिए बाकी सभी लोगों को बेवकूफ दिखना चाहिए। क्या आपको कभी ऐसे लीडर्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हुआ है? वह एक ऐसा ब्लैक होल बना देते हैं जो उनके आसपास के सभी लोगों की एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है। इस बुक की ऑथर लिज इस तरह के लीडर्स को डिमिनिशर कहती हैं। ये जब ऑफिस में आते हैं तो टीम का आईक्यू कम हो जाता है और मीटिंग लंबी हो जाती है। वह सभी के आइडियाज को मार डालते हैं और एनर्जी को खत्म कर देते हैं। यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहता है, डिमिनिशर से बाकियों की ओर। लेकिन एक और तरह के लीडर होते हैं जो अपने इंटेलिजेंस को किसी हथियार की तरह नहीं बल्कि एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वह अपने इंटेलिजेंस को अपने आसपास के लोगों की इंटेलिजेंस और एबिलिटीज को बढ़ाने में लगाते हैं। इससे टीम कमाल के आइडियाज क्रिएट करती है, चैलेंजेस को पार करती है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। इनकी मौजूदगी में लोग बेहतर और ज्यादा स्मार्ट बनते हैं। ये लीडर्स मल्टीप्लायर्स हैं। अगर डिमिनिशर जीनियस होते हैं तो मल्टीप्लायर्स जीनियस मेकर होते हैं। ये समरी आपको दिखाएगी कि मल्टीप्लायर्स ऐसा कैसे करते हैं। लिज ने अलग अलग कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के 150 लीडर्स को स्टडी किया है। उन्होंने उनकी लीडरशिप के प्रोसेस को असेस किया है और उनके एम्प्लॉयज का इंटरव्यू भी लिया है। इससे लिज ने पाया कि मल्टीप्लायर्स अपने लोगों से डिमिनिशर्स के मुकाबले दुगना अचीव करवा पाते हैं। वो लोग जिन्हें मल्टीप्लायर्स लीड करते हैं वह दुगने क्रिएटिव, रिसोर्सफुल और मोटिवेटेड होते हैं। वो हमेशा अपना 100% या उससे ज्यादा देते हैं। अपनी स्टडी में लिज ने 5 प्रिंसिपल पाए जो मल्टीप्लायर्स लोगों में से उनका बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस समरी में हम उन 5 प्रिंसिपल्स को और आप उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। द टैलेंट मैग्नेट। मेग विटमैन ईबे की सीईओ थीं। हार्वर्ड से एमबीए की डिग्री लेने के बाद उन्होंने अपना करियर एक फेमस बिजनेस कंसल्टिंग फर्म बेन एंड कंपनी से शुरू किया। उन्होंने सुना था कि सभी यंग कंसल्टेंट मिट रोमनी की टीम का हिस्सा बनना चाहते थे। मिट रोमनी यूएस के सेनेटर हैं। वो बेन एंड कंपनी के सीईओ भी हैं। अपने करियर की शुरुआत में मिट ने कंसल्टेंट्स की एक टीम को लीड किया था जिसमें मेग भी शामिल थीं। सभी उनके लिए काम करना पसंद करते थे। मिट टीम के सभी लोगों और उनकी काबिलियत को जानने के लिए समय निकालते थे। वह पता लगाते थे कि हर एक कंसल्टेंट किस चीज में नेचुरली अच्छा है और उन्हें उसी के हिसाब से सही प्रोजेक्ट्स दिया करते थे। वहीं मेग के कलीग्स के लीडर ऐसे थे जो अपनी टीम के मेंबर्स की मदद करने के बजाय अपना करियर आगे बढ़ाने में लगे रहते थे। वो उनकी कैपेबिलिटी को ग्रो या डेवलप नहीं करते थे। जब किसी कंसल्टेंट को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वह मदद मांगने के बजाय चुपचाप रहना और लंबे समय तक काम करना ज्यादा बेहतर समझते थे। अपना काम पूरा करने के बावजूद उन्हें अपनी मेहनत के लिए कभी तारीफ या शाबाशी नहीं मिलती थी। इसके बजाय टीम लीडर सारी पहचान और रिवॉर्ड ले जाता था। मिट रोमनी एक टैलेंट मैग्नेट है, जबकि बाकी के टीम लीडर्स एम्पायर बिल्डर्स। टैलेंट मैग्नेट्स लोगों को अपनी टीम में अट्रैक्ट करते हैं, उनके पोटेंशियल को डेवलप करते हैं और उन्हें उनके करियर के अगले स्टेज के लिए तैयार करते हैं। उनकी लीडरशिप में लोग ग्रो करते हैं और खुद टैलेंट मैग्नेट बन जाते हैं। मेग विटमैन इसका सबूत है। वो ईबे की सीईओ बनी और उसके रेवेन्यू को 88% बढ़ाया। वहीं दूसरी ओर एम्पायर बिल्डर्स ऐसे लीडर्स होते हैं जो रिसोर्सेज को जमा करके रखते हैं और टैलेंट को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते। वो टॉप टैलेंट को हायर करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसे डेवलप करने में फेल हो जाते हैं और अपने लोगों को निराश करते हैं। वो रिसोर्सेज जमा करते हैं और खुद को अच्छा दिखाने के लिए टॉप टैलेंट को हायर करते हैं, लेकिन उनकी लीडरशिप में टीम गिरती ही जाती है। टैलेंट मैग्नेट्स एक अट्रैक्शन का साइकिल बनाते हैं। वो अपनी अच्छी लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं, रेप्यूटेशन इसलिए अब प्लेयर्स उनकी टीम में रहना चाहते हैं।
टैलेंट मैग्नेट प्लेयर्स के जीनियस को डिस्कवर करते हैं और उन्हें इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। इससे प्लेयर्स A+ प्लेयर्स बन जाते हैं। उन्हें उनके अच्छे काम के लिए तारीफ और पहचान भी मिलती है। इससे टैलेंट मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। A+ प्लेयर्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर बड़े मौकों के ऑफर मिलने शुरू हो जाते हैं। टैलेंट मैग्नेट उन्हें आखिर तक सपोर्ट करते हैं। इससे वो टीम और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने की जगह के तौर पर जाने जाते हैं। इसलिए और ज़्यादा प्लेयर्स उनके साथ काम करना चाहते हैं। वह उन्हें प्लस टैलेंट की जगह ले लेते हैं जो अपने करियर में आगे बढ़ चुके हैं। इससे कंपनी में टैलेंट और ग्रोथ का लगातार फ्लो बना रहता है। वहीं एम्पायर बिल्डर्स डिक्लाइन यानी गिरावट का साइकिल बनाते हैं। ब्रायन बेकहम एक ब्रिलियंट, ऑप्टिमिस्टिक और मिलकर काम करने वाले एम्प्लॉय थे। वह काम में आने वाले हर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। आखिरकार ब्रायन को प्रमोट करके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस बना दिया गया। उन्होंने अपने बढ़ते डिवीजन के लिए भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जारी रखा। लेकिन जल्दी ही ब्रायन को एहसास हुआ कि वह और उनके कलीग्स एक ऐसे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट SVP के अंडर काम कर रहे हैं जिन्हें उनकी प्रॉब्लम से कोई मतलब ही नहीं था। SVP सिर्फ अपने डिवीजन को बड़ा बनाना चाहते थे। ब्रायन की कड़ी मेहनत के बाद भी उनके डिवीजन की प्रॉब्लम भी बदतर होती चली गईं। SVP के सपोर्ट के बिना ब्रायन एवरेज परफॉर्मर बन गए। उनकी टीम के कई अच्छे मेंबर्स ने उनकी टीम को छोड़ दिया। ब्रायन चीजों के इम्प्रूव होने की उम्मीद कर रहे थे, इसलिए वो उसी कंपनी में काम करते रहे और उस जॉब में फंस गए। उन्होंने ग्रो नहीं किया और टैलेंट मार्केट में कई अच्छे मौके भी गंवा दिए। अपने कई कलीग्स की तरह वह भी ऑफिस में काम करने वाले एक भूत की तरह हो गए थे। वह एक सुपरस्टार थे लेकिन उनका टैलेंट वेस्ट हो रहा था। टैलेंट मैग्नेट्स की तरह एम्पायर बिल्डर्स भी अपनी टीम में प्लेयर्स को हायर करते हैं, लेकिन एम्पायर बिल्डर्स उनके हायर करने के बाद उन पर ध्यान नहीं देते। उनकी लीडरशिप में प्लेयर्स या तो A++ प्लेयर्स बन जाते हैं। लोग अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और उन्हें अपने काम के लिए पहचान तक नहीं मिलती है। उनकी स्किल्स इंप्रूव नहीं हो पाती हैं। यह डिक्लाइन का साइकिल सिर्फ एक एम्प्लॉय पर ही नहीं बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर असर डालता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एम्पायर बिल्डर्स सिर्फ खुद को सक्सेसफुल बनाने पर फोकस करते हैं। वह टैलेंट मैग्नेट्स की तरह लोगों को डेवलप या गाइड नहीं करते। तो आप टैलेंट मैग्नेट कैसे बन सकते हैं? आप अट्रैक्शन का साइकिल कैसे बना सकते हैं? इसके लिए यहाँ 3 आदतें बताई गई हैं। पहला, टैलेंट मैग्नेट हर जगह टैलेंट को खोजते हैं। टैलेंट मैग्नेट्स को पता होता है कि इंटेलिजेंस किसी भी रूप में आ सकता है। हर एम्प्लॉय की अपनी खुद की ताकत होती है। इंट्यूइट के पिछले CEO बिल कैंपबेल एक टैलेंट मैग्नेट थे। वह सिलिकॉन वैली के बेस्ट इंजीनियर्स को गाइड और लीड करने की अपनी एबिलिटी के लिए जाने जाते थे। वह अपने लोगों के आइडियाज़ को सुनते थे और उन्हें वह सिखाने के लिए कहते थे जिसके बारे में वो नहीं जानते थे। क्योंकि वह दूसरों के जीनियस को अप्रिशिएट करते थे, इसलिए बिल एप्पल, गूगल और कई कंपनी के CEOs के पर्सनल एडवाइजर बने। दूसरा, टैलेंट मैग्नेट्स लोगों के नेटिव जीनियस, पैदाइशी एबिलिटी या टैलेंट को खोजते हैं। वह अपनी टीम के नेटिव जीनियस का पता लगाते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। नेटिव जीनियस का मतलब है एक ऐसी एबिलिटी या खूबी जिसे कोई इंसान बिना जाने ही नेचुरली और एक्सीलेंट तरीके से करता है। टैलेंट मैग्नेट लोगों को उनका जीनियस दिखाता है और उन्हें कॉन्फिडेंस देता है। लैरी गेलविक्स हाईलैंड हाई स्कूल रग्बी टीम के हेड कोच थे। जॉन नाम के एक प्लेयर को अभी भी याद है कि कैसे लैरी ने सबके सामने उनकी स्पीड के लिए उनकी तारीफ की थी। जॉन को पता था कि वह बहुत फास्ट है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वह उससे भी ज़्यादा फास्ट हो सकते थे। लैरी ने जॉन को और बेहतर करने और खुद को अपने लिमिट से आगे पुश करने के लिए इंस्पायर किया। तीसरा, टैलेंट मैग्नेट्स ब्लॉकर्स को हटाते हैं। कई बार लीडर्स को घमंडी टीम मेंबर्स, जो सोचते हैं कि टीम में सिर्फ वही इंटेलिजेंट हैं, को हटाना पड़ता है। लेकिन कई बार लीडर्स खुद ही मेंबर्स की ग्रोथ को ब्लॉक कर रहे होते हैं। एक फीमेल VP के दरवाजे पर साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, अगर अपना काम पूरा करने के लिए आपको मुझे अनदेखा करना पड़े तो करो। उन्हें अपने लोगों पर भरोसा था कि वह अपना काम करेंगे।
वह उन्हें अपना जजमेंट इस्तेमाल करने देती थीं। कई बार वीपी को चिंता होती थी क्योंकि उन्होंने खुद वो काम दूसरे तरीके से किया होता। लेकिन उन्हें पता है कि उनके लोग काम को अच्छी तरीके से करने के लायक इंटेलिजेंट और काबिल हैं। इसलिए टैलेंट मैग्नेट्स अपने लोगों को ट्रेन और डेवलप करते हैं। आखिरकार वो ज़्यादा बड़े रोल और चैलेंजेस के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एम्पायर बिल्डर्स अपने लोगों पर लिमिट लगाते हैं। इससे वो ग्रो नहीं कर पाते और टैलेंट मार्केट में अपनी वैल्यू खो देते हैं। द लिबरेटर। लिबरेटर्स एक ऐसा इंटेंशन माहौल बनाते हैं जहां लोग अपने बेस्ट आइडिया के साथ आते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। टायरेंट्स एक ऐसा टेंस माहौल बनाते हैं जहां लोगों के आइडिया और उनकी काबिलियत को दबा दिया जाता है। जेना हीली एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के ऑपरेशंस की एसवीपी थीं। उनकी हाइट बस 5 फीट थी लेकिन सभी उनसे डरते थे। जेना बहुत एक्सपीरियंस्ड इंटेलिजेंट मैनेजर थी लेकिन वह एक टायरेंट थी। उनके एक टीम मेंबर ने बताया था कि वह लोगों को तब तक डांटती और बुली करती हैं जब तक उन्हें वह नहीं मिल जाता है जो वह चाहती हैं। वह ऑफिस में एक टेंस माहौल क्रिएट कर देती हैं। वह अचानक से किसी को अभी अपना टारगेट बना लेती है। किसी को नहीं पता होता कि जेना का अगला शिकार कौन होगा। उनकी टीम के मेंबर्स हमेशा स्ट्रेस में होते हैं क्योंकि वो इसी उधेड़बुन में रहते हैं कि कहीं उनके क्रिटिसिज्म का अगला शिकार वह तो नहीं होंगे। एक बार डेनवर में कंपनी की क्वार्टरली मीटिंग हुई। जेना ने अलग अलग टीम से रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था ताकि वह यूएस मार्केट में बिजनेस का स्टेटस डिस्कस कर पाएं। हर डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट दी। आईटी टीम के मैनेजर डैनियल ने रिपोर्ट दी और उनसे एक सवाल पूछा जिसे जेना ने अपनी फील्ड ऑपरेशंस टीम पर हमले के रूप में ले लिया। इसके बाद उन्होंने सबके सामने डैनियल की बेइज्जती की। जेना और डैनियल ने एक दूसरे से 10 मिनट तक बहस की। फिर किसी ने ग्रुप को याद दिलाया कि ब्रेक लेने का समय है। सब रूम से बाहर चले गए लेकिन डैनियल ने अपना बचाव करने की ठान ली थी। वह एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। कुछ टीम मेंबर्स डैनियल के लिए चीयर कर रहे थे क्योंकि वह बुली के खिलाफ खड़े हुए थे। लेकिन कुछ लोग डरे हुए थे क्योंकि रिपोर्ट प्रेजेंट करने की अगली बारी उनकी थी। आखिर में उस मीटिंग से कुछ भी प्रोडक्टिव निकलकर नहीं आया क्योंकि किसी ने अपने ओरिजिनल आइडियाज शेयर करने की हिम्मत नहीं की। टायरेंट्स लोगों को लीड करने के लिए डर का इस्तेमाल करते हैं जिसका नतीजा होता है कि लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं और घबरा जाते हैं। टायरेंट्स लोगों को उनके काम को कंट्रोल करने नहीं देते बल्कि वह अपने ओपिनियन और अपने काम करने के तरीके पर जोर देते हैं। इससे टीम मेंबर्स को छोटा महसूस होता है और वो पीछे हट जाते हैं। लोग टायरेंट के इंसल्ट से बचने के लिए कुछ अलग करने से बचते हैं। वह सिर्फ आइडियाज देते हैं और एवरेज काम ही करते हैं। दूसरी ओर लिबरेटर बहुत से अलग अलग और नए आइडियाज क्रिएट करने के लिए लोगों को इनकरेज करते हैं। इससे लोग जल्दी सीखते हैं और मिलकर काम करते हैं। वह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करते हैं और मुश्किल काम को पूरा भी करते हैं। अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग एक लिबरेटर के एग्जाम्पल हैं। उनकी मूवीज बेहद सक्सेसफुल रही हैं और सभी ने एवरेज में $150 मिलियन कमाया है। तो स्पीलबर्ग का सीक्रेट क्या है? कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक क्रिएटिव जीनियस हैं और कहानी सुनाने की कला में माहिर हैं। कुछ उनके स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स की बात करेंगे। लेकिन स्पीलबर्ग का असली सीक्रेट है कि वो लोगों के अंदर से उनका बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर निकालने में माहिर हैं। उन्हें हर काम आता है लेकिन वो लोगों को अपना काम करने देते हैं। स्पीलबर्ग एक ओपन क्रिएटिव एनवायरनमेंट बनाते हैं लेकिन फिर भी अपनी टीम से हाई क्वालिटी आउटपुट की उम्मीद रखते हैं। उनका कहना है कि सभी अच्छे आइडियाज खराब आइडियाज के रूप में शुरू होते हैं। यह इस प्रोसेस का ही हिस्सा है। स्पीलबर्ग की टीम दूसरे डायरेक्टर्स की टीम के मुकाबले दुगनी प्रोडक्टिव है। वह एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर कोई अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। एक्टर्स और क्रू मेंबर हमेशा उनके साथ काम करना चाहते हैं। आमतौर पर स्पीलबर्ग एक साथ 2 प्रोजेक्ट पर काम करते हैं क्योंकि उनका क्रू उनके साथ रहता है और तुरंत ही नया प्रोजेक्ट शुरू कर देता है। स्पीलबर्ग जैसे लिबरेटर्स अपनी टीम पर ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, जिसका मतलब है कि मैं तुम्हें स्पेस दे रहा हूं, तुम मुझे सबसे अच्छा काम करके दो
और गलतियां करना ठीक है, लेकिन आपको उनसे सीखना है, उन्हें दोहराना नहीं है। लिबरेटर्स कंफर्ट और प्रेशर एक साथ देते हैं। वह एक ऐसा इंटेंस एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां लोगों को अपना बेस्ट आइडिया और आउटपुट देना होता है। यानी लोगों पर इतना प्रेशर होता है कि वो अपना बेस्ट दें लेकिन स्ट्रेस्ड ना हो। तो आप स्टीवन की तरह कैसे बन सकते हैं? आप एक लिबरेटर कैसे बन सकते हैं? ऐसा करने के लिए इन 3 आदतों को फॉलो करें। पहला, लोगों को स्पेस दें। हर किसी को काम करने और कंट्रीब्यूट करने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है। प्रोडक्टिव बनने के लिए लोगों को जिस स्पेस की ज़रूरत होती है वह लिबरेटर उन्हें देते हैं। दूसरा, लोगों से बेस्ट काम की डिमांड कीजिए। हेनरी किसिंगर रिचर्ड निक्सन के अंडर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। वह एक डिमांडिंग डिप्लोमेट थे लेकिन साथ ही मल्टीप्लायर और लिबरेटर भी थे। उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बार फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट की थी। किसिंगर ने उनसे पूछा, क्या यह तुम्हारा बेस्ट काम है? चीफ ऑफ स्टाफ ने इसके बारे में सोचा और उन्हें डर था कि रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है। उन्होंने जवाब दिया, सर, मुझे लगता है कि मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ। 2 हफ्ते बाद चीफ ऑफ स्टाफ ने दोबारा बनाई हुई रिपोर्ट सबमिट की। किसिंगर ने उसे लिया लेकिन कुछ दिनों बाद लौटा दिया। उन्होंने उसमें एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था, क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हारा बेस्ट वर्क है? चीफ ऑफ स्टाफ को एहसास हुआ कि शायद उनसे कुछ चीज़ें छूट गई हैं। उन्होंने फिर से वह रिपोर्ट बनाई और किसिंगर के पास गए। आखिरकार उन्होंने कहा, सर, यह मेरा बेस्ट वर्क है। किसिंगर ने जवाब दिया, तो फिर इस बार मैं तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ूंगा। तीसरा, रैपिड लर्निंग साइकिल बनाइए। आप सोच रहे होंगे कि एक मल्टीप्लायर बनने के लिए आपको कितना स्मार्ट होना होगा। तो इसका जवाब है, आपको सिर्फ इतना स्मार्ट होना होगा कि आप सीख सकें। लुत्ज लायोब माइक्रोसॉफ्ट में एजुकेशन बिजनेस के जनरल मैनेजर थे। उन्होंने टीम के लिए रिस्क लेना और गलतियां करना सेफ बनाया था। लुत्ज ने ऐसा इस आधार पर किया कि वो दूसरों की गलती पर और अपनी गलती पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। उन्होंने अपनी गलतियां ना तो छुपाईं और ना ही अपने स्टाफ को उनके लिए जिम्मेदार ठहराया। लुत्ज ने बिना किसी शर्म के अपनी गलतियां मानी। जब उन्होंने एक अनसक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उन्होंने इसकी कहानी अपनी टीम के साथ शेयर की और बताया कि उन्होंने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा था। लुत्ज की टीम के मेंबर्स में से एक ने कहा, वो इस बात की इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी को बढ़ावा देते हैं कि कोई चीज़ काम क्यों नहीं कर पाया। अपनी गलतियों के बारे में खुलकर बात करके लुत्ज ने दूसरों के लिए फेल होना और रिस्क लेना सेफ बना दिया था। दी चैलेंजर मैट मैकॉले बच्चों के कपड़े बनाने वाली कंपनी जिम्बोरी के सीईओ हैं। इस कंपनी में उन्होंने प्लानिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट में काम करना शुरू था और समय के साथ रैंक में ऊपर चढ़ते हुए कंपनी के सबसे कम उम्र के सीईओ बन गए थे। मैट कॉलेज में एक पोल वॉल्टर थे जो हमेशा खुद को चैलेंज करते थे और अपने बार यानी स्टैंडर्ड को ऊंचा करते रहते थे। उन्होंने यही प्रिंसिपल काम में भी अप्लाई किया। जब मैट ने सीईओ के रूप में जिम्मेदारी ली तब एक प्रोडक्ट लाइन को इम्प्रूव किया गया था और बिजनेस को भी ठीक से नहीं चलाया जा रहा था। उन्होंने सेल्स और नेट इनकम को बढ़ाने का मौका देखा जो कि $0.69 पर शेयर था। मैट ने ऑपरेशंस और इन्वेंटरी में अपने डीप नॉलेज का इस्तेमाल किया। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अगर कंपनी इम्प्रूव करती है तो वह $1.00 पर शेयर पर आ सकती है। मैट ने इसे बोर्ड मेंबर्स को बताया तो वो हंसने लगे। लेकिन मैट को इसके पॉसिबल होने पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। उन्होंने मैनेजमेंट टीम को बुलाया और उन्हें वो सेल्स और खर्च के एडजस्टमेंट दिखाए जिन्हें उन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने उन्हें नेट इनकम $1.00 पर शेयर पहुंचाने का मिशन इम्पॉसिबल बताया। मैट ने सभी सीनियर मैनेजर से पूछा, तुम्हारा मिशन इम्पॉसिबल क्या होगा? जल्द ही कंपनी के सभी लोग अपने मिशन इम्पॉसिबल के लिए काम कर रहे थे। अपने पर्सनल मिशन इम्पॉसिबल की खोज ने लोगों को इस गोल तक पहुंचने के लिए मोटिवेट किया। 1 साल बाद मैट ने बोर्ड को रिपोर्ट किया कि उन्होंने $1.00 नहीं बल्कि $1.19 पर शेयर हासिल कर लिया है। यह पिछले टैक्स ईयर से 72% ज्यादा था। इसके बाद उन्होंने क्या किया? मैट ने बार को और ऊंचा किया और सजेस्ट किया कि कंपनी $2 पर शेयर तक पहुंच सकती है। बोर्ड मेंबर्स को लगा कि वह बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं।
लेकिन मैट फिर अपने एम्प्लॉयज की ओर मुड़े और उनसे अपना मिशन इम्पॉसिबल टास्क शेयर किया। उन्होंने हर किसी को उनके पर्सनल मिशन इम्पॉसिबल तक पहुंचने के लिए कहा। अगले साल मैट ने बताया कि 2.00 नहीं बल्कि $2.15 पर शेयर अचीव कर लिया है। यह पिछले साल से 80% ज्यादा था। आखिरकार जिम्बोरी की नेट इनकम 4 सालों में 5 गुना बढ़ गई थी। मैट मक्कॉली ने अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज का इस्तेमाल एक अपॉर्चुनिटी देखने और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हासिल करने का रास्ता देखने के लिए किया। उन्होंने एक चैलेंज लिया और अपने लोगों को इम्पॉसिबल को हासिल करने की कोशिश में उनका साथ देने के लिए कहा। एक साथ उन्होंने यह एनालाइज किया कि इसे कैसे हासिल किया जा सकता है और आखिर में मैट ने अपने लोगों से उससे भी ज्यादा अचीव करवा लिया था जितना उन्होंने सोचा तक नहीं था। उन्होंने अपने इमेजिनेशन और कैपेबिलिटी को बहुत बढ़ा दिया था। आइए इस दूसरे लीडर का एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैट एक चैलेंजर है तो यह दूसरा लीडर नोइटॉल है। रिचर्ड पाल्मर एसएमटी सिस्टम्स के फाउंडर हैं। यह कंपनी बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग के लिए टूल्स बनाती है। यह कंपनी उनकी ब्रेनचाइल्ड थी। इसे उन्होंने एक एक्सपर्ट बिजनेस प्रोसेस एनालिस्ट के बेसिस पर बनाया था। सभी को पता था कि रिचर्ड एक जीनियस हैं, वह कंपनी के टॉप जीनियस थे। वह एक चेस चैंपियन और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट भी थे। रिचर्ड अपने आइडिया शेयर नहीं करते थे। वह उन्हें जोर देकर और लगातार बताते थे। उन्हें लगता था कि वह लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, लेकिन असल में वो लोगों को थका रहे थे और अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर रहे थे। रिचर्ड ने सीईओ की पोजीशन किसी और को दे दी थी, लेकिन सभी को पता था कि हर चीज में आखिरी फैसला उन्हीं का होगा। रिचर्ड ये भी पक्का करते थे कि वही हमेशा सबसे स्मार्ट इंसान हो। एक बार एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट मीटिंग में रिचर्ड ने कंपनी के जनरल काउंसिल को हॉट सीट पर बैठा दिया। उन्होंने अचानक से जनरल काउंसिल को कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर स्पेसिफिक लीगल कोड के बारे में एक पॉप क्विज दिया। रिचर्ड को इस बात की चिंता थी कि जनरल काउंसिल को उस पार्टिकुलर कोड के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं थी जिसके बारे में उनके शहर को बताया जाने वाला था। रिचर्ड एक के बाद एक सवाल पूछते गए। जनरल काउंसिल ने सभी सवाल का जवाब दिया। बाद में सवाल बहुत स्पेसिफिक होने लगे और ऐसे सिनेरियो के बारे में थे जो रियल लाइफ में शायद कभी ना होते। जनरल काउंसिल कंफ्यूज थे, लेकिन उन्होंने अपनी एबिलिटी के हिसाब से जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा जवाब दिया। रिचर्ड इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। वह काम के बाद सीधा एक बुक शॉप में गए और 600 पेज वाली कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की सबसे अपडेटेड मैनुअल खरीदी। उन्होंने पूरी रात जागकर उस बुक को पढ़ा। अगले दिन रिचर्ड ने दूसरी मीटिंग बुलाई। उन्होंने उस 600 पेज वाले मैनुअल से जो भी सीखा था उसे डिस्कस किया और जनरल काउंसिल ने जो गलत जवाब दिए थे उसे हाईलाइट किया। रिचर्ड एक नोइटॉल लीडर हैं। उनकी तरह के लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन में एक नीचे जाने वाला स्पाइरल बनाते हैं जो हर चीज को नीचे की ओर धकेल देता है। सबसे पहले लीडर सभी जवाब देता है। दूसरा, जैसा कि उन्हें ट्रेन किया गया है, लोग लीडर से मिलने वाले इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करते हैं। तीसरा, लोग लीडर के इंस्ट्रक्शंस पर काम करते हैं। आखिर में लीडर ये कहता है कि मेरे बिना वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे और मुझे हमेशा उन्हें बताना होगा कि क्या करना है। नोइटॉल वाले लोग, उन्हें जो पता होता है उसे दूसरों पर थोपकर ऑर्गेनाइजेशन में लिमिट लगा देते हैं। यानी लोग लीडर के आइडियाज के अलावा और किसी चीज को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। वहीं मैट मक्कॉली जैसे चैलेंजर्स अलग लॉजिक फॉलो करते हैं। वह अपने इंटेलिजेंस और एनर्जी को 2 चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला, वह अपनी टीम के लिए सही चैलेंज खोजते हैं। दूसरा, वह चैलेंज को मैनेज किए जा सकने वाले भागों में बांटते हैं ताकि उनकी टीम उसे अचीव करने के लिए अपना कॉन्फिडेंस और एबिलिटी डेवलप कर पाए। चैलेंजर्स मानते हैं कि चैलेंज का सामना करके लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बन सकते हैं। इससे लोग खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, इसलिए नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। चैलेंजर्स अपने आइडियाज को दूसरों पर थोपते नहीं हैं और ऑर्गेनाइजेशन को वो जितना जानते हैं उस पर लिमिट नहीं करते हैं। वह लोगों को अपनी नॉलेज से भी आगे जाने के लिए पुश करते हैं। इससे लोग किसी भी चैलेंज का सामना करना सीखते हैं और उसे हासिल करने के लिए उनमें वो फोकस और एनर्जी भी होती है।
तो आप एक चैलेंजर कैसे बन सकते हैं? आप एक नोइटॉल बनने से कैसे बच सकते हैं? ऐसा करने के लिए इन 3 आदतों को फॉलो करें। पहला, मौकों के बीज बोइए। अगर चैलेंजर्स के पास एक क्लियर विजन होता भी है तो भी इस बारे में नहीं बताते। इसके बदले वह लोगों को खुद खोजने देते हैं। चैलेंजर्स सिर्फ उतनी ही जानकारी देते हैं जिससे लोग सोच सकें और अपना रास्ता खुद खोजें। दूसरा, चैलेंज दीजिए। एक चैलेंजर लोगों को चैलेंज की ओर लेकर जाता है। वह उसे पाने के लिए मुश्किल सवाल पूछते हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं देते। चैलेंजर लोगों को उसका जवाब खुद खोजने देते हैं। तीसरा, यकीन पैदा कीजिए। ऐसा माना जाता है कि जो नामुमकिन है वह असल में मुमकिन है। चैलेंजर चैलेंज को ऊपर से सबसे नीचे रैंक तक एक्सप्लेन करता है, सबके लिए प्लान बनाता है और लोगों को छोटी और जल्दी मिलने वाली जीत से मोटिवेट करता है। द डिबेट मेकर। डिमिनिशर या तो खुद से या तो अपने कुछ करीबी लोगों के साथ मिलकर फैसले लेते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ वो लोग जो टॉप पर हैं, जिनमें वह भी शामिल हैं, के पास अच्छे फैसले लेने का दिमाग होता है। डिमिनिशर अपने लोगों के इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, जबकि उसे डेवलप करने के लिए बस चैलेंज देने और डिबेट करने की जरूरत होती है। यूएस के पिछले प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने खुद को द डिसाइडर, मतलब फैसला लेने वाला, कहा था। द टाइम मैगजीन ने उनकी लीडरशिप को ब्लिंक प्रेसिडेंसी कहा था क्योंकि वह ब्लिंक करने मतलब पलक झपकाने की तरह तुरंत फैसले लेते थे। वॉशिंगटन पोस्ट के इंटरव्यू में बुश ने कहा था कि वह गट प्लेयर हैं, मतलब वह अपने दिल की सुनते हैं। वह अपने इंस्टिंक्ट की सुनते हैं, वो रूल्स फॉलो नहीं करते। इससे जर्नलिस्ट ने निष्कर्ष निकाला कि वह इम्पेशेंट यानी बेस्पर किस्म के शख्स थे। उन्हें पढ़ना, ब्रीफ लेना या डिबेट करना पसंद नहीं था। उन्हें होमवर्क करना पसंद नहीं था। लेकिन होमवर्क करना एक प्रेसिडेंट की पोजीशन का बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है। 2003 में यूएस और इराक का युद्ध बुश के हड़बड़ी में सेंट्रलाइज्ड फैसले लेने का नतीजा था। उन्होंने यह फैसला ज्यादा एनालाइज किए बिना या दूसरों से कंसल्ट किए बिना तुरंत ले लिया था। इराक में 2007 में हुए हमले में बुश ने वह मीटिंग अटेंड नहीं की थी जिसमें जरूरी फैसले लिए जाने थे क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें और भी दूसरे काम हैं। बुश जैसे डिमिनिशर सोचते हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी बात सुनने लायक है। जैसे वह अपनी टीम को ओपन पोजीशन के लिए एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू लेने के लिए कहते हैं, लेकिन वह चुनते उसी एप्लीकेंट को हैं जिन्हें उनके स्टार एम्प्लॉय पसंद करते हैं। डिमिनिशर दावा करते हैं कि उनकी ओपन डोर पॉलिसी है, लेकिन ज्यादातर वह कुछ बेहद इन्फ्लुएंशियल एडवाइजर्स के साथ प्राइवेट मीटिंग करते हैं। वह अपनी टीम से ओपिनियन मांग सकते हैं, लेकिन इसका फैसला वह प्राइवेटली लेते हैं और फैसला सबको सुना देते हैं। मल्टीप्लायर्स इनसे अलग होते हैं। वो उस पर फोकस नहीं करते जो उन्हें पता है। इसके बदले उन्हें इस चीज में इंटरेस्ट होता है कि दूसरों को क्या पता है। वह प्रॉब्लम से डील करने के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं और यह पता लगाते हैं कि उन्हें क्या पता है और उन्हें दिमाग लगाने और डिबेट करने के लिए इनकरेज करते हैं। डिमिनिशर डिसीजन मेकर यानी फैसला लेने वाले होते हैं जो सिर्फ अपनी या कुछ ही लोगों की जानकारी पर भरोसा करते हैं। मल्टीप्लायर्स डिबेट मेकर्स होते हैं जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के पूरे ब्रेन पावर का इस्तेमाल करते हैं। सभी फैसलों पर डिबेट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मल्टीप्लायर्स बड़े फैसलों को स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स और बिना किसी भेदभाव के हैंडल करने के लिए डिबेट का इस्तेमाल करते हैं। डिबेट में मल्टीप्लायर्स अपने लोगों को चैलेंज करते हैं और उनकी नॉलेज को बढ़ाते हैं। इससे टीम ज्यादा स्मार्ट बनती है और फैसले लेने के लिए ज्यादा तैयार रहती है। जैसा कि पहले भी बताया गया है, लुत्ज लियोब माइक्रोसॉफ्ट में एजुकेशन बिजनेस के मैनेजर थे। उन्होंने एक ट्रेडिशनल एजुकेशन बिजनेस चलाया था जो कॉरपोरेट ट्रेनिंग पार्टनर्स के जरिए 5 दिन की क्लास देते थे। लुत्ज के 2 गोल थे, प्रॉफिटेबल रेवेन्यू ग्रोथ लाना और अपनी पहुंच को बढ़ाना ताकि ज्यादा कस्टमर्स माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में स्किल्ड बन सकें। उनके पास 2 ऑप्शन थे जिनके बारे में वह सोच रहे थे। पहला, क्या उन्हें कॉरपोरेट ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ 1 से 2 क्लास के लिए काम करना जारी रखना चाहिए या फिर दूसरा, इसे एकेडमिक सेक्टर के साथ करने की कोशिश करनी चाहिए। लुत्ज के पास खुद फैसला लेने के लिए बहुत नॉलेज और एक्सपीरियंस था,
लेकिन उन्हें ब्रेनस्टॉर्मिंग और डिबेट पर ज्यादा यकीन था। लुत्ज ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और उन्हें बड़े सवालों के बारे में बताया। क्या उन्हें अपने एजुकेशन को कॉरपोरेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स की जगह स्कूल के जरिए बांटना चाहिए? क्या उन्हें प्रॉफिट ग्रोथ पाने और ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए अपने अभी के बिजनेस मॉडल को खतरे में डालना चाहिए? उन्होंने अपनी टीम को उनके असाइनमेंट दिए। 2 हफ्ते बाद वह ऑफिस के बाहर मिलने वाले थे जहां उनके पास सोचने के लिए ज्यादा जगह हो। 2 हफ्ते बाद सभी अपने आइडियाज के साथ तैयार होकर आए थे। लुत्ज ने मीटिंग शुरू करते हुए कहा, हो सकता है कि हमारा $300 मिलियन का एजुकेशन बिजनेस आउटडेटेड मॉडल पर काम कर रहा हो। मैं सभी से बेस्ट थिंकिंग की उम्मीद करता हूं। सभी को बोलना चाहिए। हम खुद से मुश्किल सवाल पूछेंगे। पहला सवाल था, क्या हमें एकेडमिक स्पेस में होना चाहिए? हमें किस चीज की जरूरत है? टीम मेंबर्स डिबेट करने लगे और अपना ओपिनियन शेयर करने लगे। लुत्ज ने उन्हें साइड बदलने के लिए गाइड करके उन्हें और ज्यादा पुश किया। उन्होंने लोगों को दूसरों के नजरिए से बहस करने के लिए कहा। जैसे उन्होंने कहा, रज़ा, क्रिस के साथ अपनी जगह बदलो। क्रिस, तुमने इस आइडिया को फेवर किया था, अब इसके खिलाफ बहस करो। उन्होंने यह भी कहा, टेरेसा, तुमने इसे टेक्निकल नजरिए से देखा है। अब मैं चाहता हूं कि तुम इसे मार्केटिंग के नजरिए से डिस्कस करो। इस तरह डिबेट और ज्यादा लाइवली बन गई और टीम और ज्यादा ब्रिलियंट आइडियाज देने लगी। आखिरकार लुत्ज और सभी ने एकेडमी मार्केट में जाने का फैसला किया। उन्होंने अगले 2 साल अपने एजुकेशन बिजनेस को स्कूल और स्टूडेंट्स में शिफ्ट करने में लगाया। उनके पास 1500 कॉरपोरेट ट्रेनिंग पार्टनर हुआ करते थे। 2 साल में वह नंबर 3 गुना बढ़कर 4700 एकेडमिक पार्टनर हो गया था। टीम ने अपनी हाईएस्ट रीच और ज्यादा प्रॉफिट के टारगेट को अचीव कर लिया था। तो आप लुत्ज की तरह कैसे बन सकते हैं? आप डिबेट मेकर कैसे बन सकते हैं? यहाँ इसके लिए 3 आदतें बताई गई हैं। पहला, इश्यू को फ्रेम कीजिए। डिबेट मेकर्स टीम को सही सवाल बनाकर तैयार करते हैं। वो इसे इस तरीके से बनाते हैं जिससे हर कोई कंट्रीब्यूट कर सके। इश्यू को फ्रेम करने के लिए यह रही एक गाइड। क्या फैसला लेना है? ऑप्शंस क्या हैं? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल क्यों है? इसमें सभी के इनपुट और डिबेट की जरूरत क्यों है? फैसला कौन लेगा? फाइनल डिसीजन कैसे लिया जाएगा? इसे कंसेंसस से लिया जाएगा या फिर मेजॉरिटी रूल से? दूसरा, डिबेट की शुरुआत कीजिए। अच्छे डिबेट में 4 एलिमेंट्स होते हैं। यह उन सभी के लिए एंगेजिंग और रेलेवेंट यानी काम का होता है जो इसे ज्वाइन करते हैं। यह पूरी तरह डिटेल होता है। इसमें सही इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है ताकि टीम उस इश्यू यानी प्रॉब्लम को पूरी तरह समझ पाए। यह फैक्ट बेस्ड होता है। डिबेट फैक्ट पर टिका होता है, ओपिनियन पर नहीं। यह एजुकेशनल होता है। डिबेट के बाद लोगों को ज्यादा नॉलेज हो जाती है। यह इस बारे में नहीं है कि कौन सी साइड जीतती है और कौन सी साइड हारती है। तीसरा, अच्छा फैसला लें। लीडर को डिबेट के सभी की पॉइंट्स को समराइज करना चाहिए और अगला स्टेप डिस्कस करना चाहिए। क्या उन्हें और जानकारी की जरूरत है या फिर यह फैसला लेने का समय है? टीम एक साथ मिलकर फैसला ले सकती है या डिबेट से आइडियाज को सुनने के बाद लीडर फैसला ले सकता है। लीडर एक ऐसे इंसान को फैसला लेने दे सकता है जिसे इश्यू के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी हो। डिबेट करने का फायदा यह है कि टीम मेंबर्स प्रॉब्लम को और बदलाव की जरूरत को गहराई से समझ पाते हैं। वह अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं और मिलकर फैसला लेने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं। द इन्वेस्टर मल्टीप्लायर्स अपनी टीम की सक्सेस में इन्वेस्ट करते हैं। कई बार वह उन्हें कुछ सिखाने के लिए या अपने आइडिया शेयर करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन वह हमेशा लोगों को उनके एक्शन की जिम्मेदारी खुद लेने देते हैं। वहीं डिमिनिशर बीच में कूद के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो टीम को उन पर डिपेंडेंट बनाते हैं। वह अपने लोगों को माइक्रो मैनेज करते हैं और हमेशा उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। मल्टीप्लायर अपनी टीम को प्रॉब्लम हैंडल करने देते हैं। उनके गाइडेंस से टीम इंडिपेंडेंट बनती है। उन्हें लीडर के द्वारा बचाए जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
बिना लीडर के मौजूद रहे भी टीम अच्छे से काम कर सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मल्टीप्लायर ने वह रिसोर्सेज और ओनरशिप इन्वेस्ट किया था जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। हाईलैंड रग्बी टीम, जिसके बारे में पहले बात की गई थी, के हेड कोच लैरी गेलविक्स थे। वह अपनी हाई स्कूल टीम को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। इससे लैरी को वो पहली टीम याद आई जिसे उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप के लिए ट्रेन किया था। वो हर रोज़ फिटनेस ट्रेनिंग के लिए सुबह होने से पहले ही जाग जाते थे। उनकी अभी की टीम अच्छी थी, लेकिन लैरी ने देखा कि उनका फिजिकल स्टैमिना पहली टीम जितना अच्छा नहीं है। वह उन्हें हमेशा फिटनेस ट्रेनिंग करने के लिए याद दिलाते। टीम हाँ तो कहती, लेकिन वैसा कभी करती नहीं थी। लैरी फिटनेस ट्रेनिंग के लिए गेम प्रैक्टिस को कैंसिल कर सकते थे, लेकिन इससे टीम के स्किल्स पर असर पड़ता। वह अपने प्लेयर्स पर चिल्ला सकते थे, लेकिन इसका असर लंबे समय के लिए नहीं होता, इसलिए लैरी ने ज़्यादा बेहतर तरीका सोचा। वह था इसकी जिम्मेदारी प्लेयर्स को देना। अगले दिन लैरी ने अपना प्लान टीम के साथ शेयर किया। उन्होंने कहा कि फाइनल के लिए बस 6 हफ्ते रह गए हैं। एक अच्छे एथलीट को अपनी मजबूती और सहनशक्ति बढ़ाने में 6 हफ्ते लगते हैं। उन्होंने अपनी टीम से कहा, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम कोच कुछ सोचने की कोशिश जारी रख सकते हैं या फिर तुम कैप्टन अपने प्रॉब्लम की जिम्मेदारी लो और इसका उपाय खोजो। हमें क्या करना चाहिए? कुछ समय बाद बैक्स के कैप्टन ने जवाब दिया, इसे हम पर छोड़ दीजिए। कैप्टन खड़े हुए और सामने गए। उन्होंने लैरी से पूछा कि उन्हें उनकी स्पीड, मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए किस तरह की फिटनेस एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद कोच रूम से चले गए और टीम को आपस में डिस्कस करने दिया। चारों टीम के कैप्टन टीनेजर्स थे। उन्होंने एक-एक करके अपने आइडिया को चॉकबोर्ड पर लिखा। आखिरकार उन्होंने टीम को 4 मेंबर्स के छोटे-छोटे ग्रुप्स में बांट दिया। नेशनल चैंपियनशिप तक वो ग्रुप हर दिन स्कूल से पहले फिटनेस ट्रेनिंग के लिए मिलते थे। इसका नतीजा क्या हुआ? वो टीम पिछले 30 सालों में लैरी की हैंडल की हुई सबसे फिट टीम में से एक बन गई। उन्हें कोई हरा नहीं पाया और वो ओवरऑल नेशनल चैंपियन बन गए। लैरी एक इन्वेस्टर थे और अगले लीडर एक माइक्रो मैनेजर थे। मार्कस डोलन भी एक हाई स्कूल रग्बी टीम के हेड कोच थे। उन्होंने यहाँ आओ चिल्लाकर मैदान की दूसरी तरफ से अपने टीम के कैप्टन में से एक को बुलाया। मार्कस ने कहा, अगर तुमने फिर कभी मेरे बिना प्रैक्टिस शुरू की तो मैं तुम्हें टीम से निकाल दूंगा। तुम अपने टीममेट्स का गेम भी बर्बाद कर दोगे। जायज़ सी बात है कि टीम का कैप्टन डर गया। उसने कभी दोबारा पहल करने की कोशिश नहीं की। आखिरकार सभी ने वही किया जो मार्कस ने कहा। वह उनके हर मूव को माइक्रो मैनेज करते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि टीम उन पर डिपेंडेंट हो गई। प्लेयर्स खुद ना तो सोच सकते थे और ना ही मैदान में अपनी स्ट्रेटजी बदल सकते थे। ये टीम हर गेम हारती चली गई। जो भी पहल करने की कोशिश करता तो वो पहले ही माइक्रो मैनेज करने वाले मार्कस से डर जाता। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड नाम की मैगजीन ने मार्कस डोलन को हाई स्कूल स्पोर्ट्स हिस्ट्री के सबसे लूजिंग कोच के रूप में बताया था। जब हम टीवी पर स्पोर्ट्स देखते हैं तो हम अक्सर हारने वाली टीम के कोच को साइड से हाथ हिलाते या चिल्लाते हुए देखते हैं, लेकिन हमने कभी भी ऐसे कोच को नहीं देखा जो मैदान के अंदर दौड़ जाए, बॉल को छीन ले और खुद शॉट ले ले। इन कोचेस को अच्छे से पता होता है कि उन्हें गेम में क्या करना है, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं। हाँ, हर स्पोर्ट के अपने रूल्स होते हैं। कोच वहाँ प्लेयर्स को कोच करने के लिए आए हैं और प्लेयर्स खेलने के लिए। अब चलिए इसी आइडिया को ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई करते हैं। मुश्किल समय में क्यों मैनेजर खुद को मैदान में दौड़ने, बॉल छीनने और विनिंग शॉट मारने से नहीं रोक पाते? ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे रूल्स नहीं हैं जो ऐसा करना मैनेजर के लिए गैरकानूनी बनाता हो। लेकिन हम देख सकते हैं कि माइक्रो मैनेजिंग कैसे टीम पर गलत असर डालती है। जैसे एक सेल्स मैनेजर एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ डील क्लोज करने में अपनी टीम की प्रोग्रेस को लेकर बेसब्र हो रहा होता है, इसलिए वह इस डील को खुद पूरा करने की कोशिश करता है। या एक मार्केटिंग वीपी सीईओ को नए प्रोडक्ट के बारे में रिपोर्ट देते हुए अपने एम्प्लॉय को गलती करते देखती हैं। जब सीईओ मुश्किल सवाल पूछते हैं तो वीपी आगे बढ़कर सबका जवाब देती है और वह खुद प्रेजेंटेशन को खत्म करने का फैसला भी करती हैं।
जब आप अपनी टीम को माइक्रो मैनेज करते हैं तो आप उनकी एबिलिटीज और पोटेंशियल को कम कर देते हैं। मल्टीप्लायर्स समझते हैं कि उनका काम सिखाना, कोच करना और अपने प्लेयर्स को जिम्मेदार बनाए रखना है। वो अपनी टीम को बताते हैं कि क्या दांव पर लगा है और यह उनकी जिम्मेदारी है। तो आप एक इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं? आप एक माइक्रो मैनेजर बनने से कैसे बच सकते हैं? इसके लिए ये तीन आदतें हैं। पहला, अपनी ओनरशिप को डिफाइन कीजिए। अपने लोगों को जिम्मेदारी दीजिए। दूसरा, अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कीजिए। अपनी टीम को वह नॉलेज और रिसोर्सेज दीजिए जो उन्हें काम को पूरा करने के लिए चाहिए। तीसरा, उन्हें जिम्मेदार बनाइए। लोगों को उनके एक्शन के लिए खुद अकाउंटेबल यानी जवाबदेह बनना चाहिए। चीज़ों को संभालने के लिए हमेशा लीडर को वहां नहीं होना चाहिए। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हमेशा हर मीटिंग में छोटी लेदर की नोटबुक अपने पास रखते थे। वह इसमें कभी कभार ही नोट्स लिखते थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बातों को ध्यान से सुनते थे और डिस्कशन में पूरी तरीके से शामिल होते थे। वो अपने आइडिया तब शेयर करते थे जब टीम को जरूरत होती थी। कभी कभार ही वो एक सिंगल नोट लिखते थे। इस नोट में वो चीजें होती थी जिनके लिए वह खुद जिम्मेदार होते थे। जितना हो सके वह अपने लोगों को चीजों के लिए जिम्मेदार रखते थे। वह उनके काम को टेक ओवर नहीं करते थे। कंक्लूजन। डिमिनिशर वो लोग होते हैं जो एम्पायर बनाते हैं, टायरेंट होते हैं, जिन्हें सब पता होता है, जो फैसले लेते हैं, और माइक्रो मैनेजर होते हैं। मल्टीप्लायर्स टैलेंट मैग्नेट मतलब टैलेंट को अपनी ओर खींचने वाले, लिबरेटर मतलब लिबरेट करने वाले, चैलेंज करने वाले, डिबेटर शुरू करने वाले और इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्ट करने वाले होते हैं। सबसे पहले आपने सीखा कि टैलेंट मैग्नेट्स प्लेयर्स को अपनी टीम में अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें A+ प्लेयर्स में डेवलप करते हैं। दूसरा, आपने सीखा कि लिबरेटर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां लोग अपना बेस्ट आइडिया बाहर ला सकते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर सकते हैं। तीसरा, आपने सीखा कि चैलेंजर्स अपनी टीम की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए सही मौके ढूंढते हैं। चौथा, आपने सीखा कि डिबेट मेकर्स अकेले या कुछ लोगों के साथ मिलकर फैसला लेना पसंद नहीं करते। वह लोगों को किसी प्रॉब्लम के लिए दिमाग चलाने के लिए इनकरेज करते हैं। पांचवा, आपने सीखा कि इन्वेस्टर्स लोगों को वह नॉलेज और रिसोर्सेज देते हैं जिनकी उन्हें अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने के लिए जरूरत होती है। हो सकता है कि आप एक लीडर हों और कई बार आपको एहसास होता हो कि आपके अंदर डिमिनिश की क्वालिटीज हैं। तो ये मत सोचिए कि आप बुरे इंसान हैं। लिज ने एक्सीडेंटल डिमिनिशर या ऐसे लीडर्स जो अनचाहे ही अपनी टीम को लिमिट कर देते हैं के बारे में भी डिस्कस किया है। आप एक अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं, लेकिन आप उन नेगेटिव चीजों से अनजान हैं जो आप करते हैं। इस समरी में आपने उसे बदलना सीखा। अब आप एक मल्टीप्लायर बनने की ओर बढ़ सकते हैं। एक लीडर के रूप में आप किस तरह से याद रखे जाना चाहते हैं? आपकी लेगेसी क्या होगी? क्या आप एक बड़ी पर्सनैलिटी वाले इंसान के रूप में याद रखे जाना चाहते हैं, या ऐसे इंसान के रूप में जिसने लोगों को आगे बढ़ने में मदद की? जैसे ही आप मल्टीप्लायर बनेंगे तो आपको एहसास होगा कि जैसे जैसे आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं, आप अपना भी बेस्ट बाहर लाते हैं। एक मल्टीप्लायर होना सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लीडर्स के लिए ही काम का नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, छोटे से मीडियम साइज के बिजनेस और भी कई चीजों के लिए काम का है। हजारों लीडर्स ने शायद अनजाने में ही अपने लोगों को लिमिट किया होगा। इमेजिन कीजिए कि अगर उन सभी ने मल्टीप्लायर बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया होता तो? अगर हम लोगों के पूरे इंटेलिजेंस और एबिलिटीज को एक्सेस कर पाते हैं तो पूरी दुनिया बदल सकती है। हम दुनिया के सबसे मुश्किल चैलेंज को भी सॉल्व कर पाएंगे। मल्टीप्लायर प्रिंसिपल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में बस एक खोखला शब्द मत बनने दीजिए। टैलेंट को डेवलप करना, आइडिया को लिबरेट करना, लोगों को चैलेंज करना, डिबेट को बढ़ावा देना और सक्सेस में इन्वेस्ट करना अपने कल्चर का हिस्सा बनाइए। आप भी आज से एक मल्टीप्लायर बनिए।